तो घड़ी में समय हो 9:25 और वक्त हो चला है संपूर्ण बाल विकास शिक्षण शास्त्र का। प्यारे भाइयों, जैसा कि आप सबको पता है कि आपकी परीक्षा 2 जुलाई को है और निश्चित रूप से आपको ये बात विदित है और ये जानते हैं कि आपकी परीक्षा में बाल विकास बहुत मैटर करता है और ख़ास तौर पे 3 ही ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपकी स्कोरिंग होते हैं। एक तो बाल विकास, दूसरा पर्यावरण, तीसरा हिंदी, चौथा आप संस्कृत कह सकते हो। गणित के सहारे आप जाना चाहो तो ठीक है, वरना नहीं जा सकते क्योंकि टाइम टेकिंग है और समय भी बर्बाद होता है। तो आइए दोस्त, शुरुआत करते हैं सेशन का। बहुत स्वागत है आप सभी का। इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी आदत है कि मैं एक क्वेश्चन लाकर मैं 3 घंटे बर्बाद नहीं करता। एक टॉपिक के अंदर 3 घंटे बर्बाद नहीं होगा, पूरे के पूरे टॉपिक कराऊंगा। इस क्लास के अंदर पूरा बाल विकास आपको देखने को मिलेगा, चाहे आपने अभी तक कोई तैयारी की हो तो और नहीं की है तो भी साथी आपके लिए पर्याप्त है। तो आइए दोस्त, शुरुआत करते हैं सेशन का। बहुत स्वागत है आप सबका। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, क्या कह रहा है, थार्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत को किस नाम पे जाना जाता है? दोस्तों, थार्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? देखो भैया, सीधी सी बात है, आपको एक नाम से फायदा नहीं मिलेगा। अब जो लोग कह रहे हैं साथ त्रुटि और प्रयास, हम आपसे बहुत सहमत हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही विकल्प पेपर में आए। तो ऐसे में साथी क्या होगा कि ऑप्शन बदल जाता है। तो मैं आपको बताता हूं इसके पीछे क्या होता है। त्रुटि व प्रयास के सिद्धांत के 3-4 अलग अलग नाम हैं। जैसे साथियों, इसी को कहा गया संबंधवाद का सिद्धांत। क्या कहा गया इसको? इसी को दोस्तों कहते हैं संबंधवाद का सिद्धांत। इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं क्या, अगर आपने देखा होगा, संयोजनवाद का सिद्धांत। इसी को कहते हैं साथियों अधिगम का बंध का सिद्धांत। क्यों? इस बात को पहले समझो। क्योंकि साथी, आप सबको पता है कि थार्नडाइक ने प्रयोग किसके ऊपर किया? बिल्ली पर। बिल्ली को पिंजरे के अंदर रखा और पिंजरे के बाहर रोटी का टुकड़ा रखा। बिल्ली बार बार उस रोटी को पाने के लिए पिंजरे के अंदर उछल कूद करती रही, त्रुटि व प्रयास करती रही। लेकिन संयोग बस एक बार बिल्ली का जो पैर है वो दरवाजे के खटके पर सही जगह लगता है और खटका खुल जाता है, जिसे बिल्ली को वो रोटी मिल जाता है। इसीलिए सिद्धांत को संयोजनवाद कहा गया। और बार बार त्रुटि व प्रयास करने की वजह से बिल्ली के पैर और खटके में संबंध स्थापित हो गया, इसीलिए इसको संबंधवाद भी कहते हैं। तो पेपर में अब कुछ लोग कहेंगे सर जी जल्दी जल्दी कराओ। इस जल्दी जल्दी के चक्कर में सब काम खराब होगा। कारण ये है कि जरूरी नहीं है कि पेपर में त्रुटि व प्रयास ही कहे। पेपर में इसी का नाम संबंधवाद कह देगा, इसी को संयोजनवाद कह देगा, इसी को अधिगम का बंध कह देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि नाम चाहे जितना बदले, उत्तर थार्नडाइक ही होगा। शास्त्रीय अनुबंधन किसका था? वही साथी पावलाव वाला जो कुत्ते पे प्रयोग किए थे। सूझ का सिद्धांत किसका है? कोहलर का है। और क्रिया प्रसूत किसका है? साथियों, स्किनर का है। ये सब बात दोस्तों आपको पहले से पता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, आगे आ जाओ। लॉ ऑफ इफेक्ट का प्रतिपादन किसने किया? लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब ये होता है दोस्तों, ये केवल नाम, इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। हकीकत में दोस्तों इसको कहते हैं प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम किसने दिया था? याद है आपको? साथियों, थार्नडाइक ने कहा था, एक कक्षा 5 का जो बच्चा है, कक्षा 5 के बच्चे हिंदी के टीचर को देखकर नहीं डरते, वहीं गणित का टीचर देखते ही पूरी क्लास शांत हो जाती है। ये प्रभाव का नियम है। किसने दिया? थार्नडाइक ने दिया था। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। पावलाव का प्रयोग किस प्राणी पर किया गया था? दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस आसान भी आएंगे। पावलाव ने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था, लेकिन इनके भी सिद्धांत के कई नाम हैं। इसी को दोस्तों, इनके सिद्धांत का एक नाम है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत इसे कहा गया। इसी को दोस्तों कहा गया क्लासिकी का सिद्धांत।
हम पूरा निचोड़ बताएंगे, भी रुक जाओ दोस्तों। इसी को कहा गया अनुबंधन का सिद्धांत, इसी को कहा गया अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी, साथ ही इसी का नाम था। आप सबको पता है, मैं कई बार बताया हूं, ये जो पावलाव का प्रयोग था ये कुत्ते के ऊपर था। वो कुत्ता जिसको घंटी बजाते तो कुत्ते को खाना मिलता, घंटी बजती तो कुत्ते को खाना मिलता। तो ये बीच में नोटिस किया जा रहा था, क्या घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह में पानी आता है कि नहीं आता है, क्योंकि उसको पता है घंटी बजते ही खाना आने वाला है। तो एक दिन क्या किया गया साथी, केवल घंटी बजाई गई लेकिन कुत्ते को खाना नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी उसके मुंह में पानी आया। अब यही सिद्धांत जो इनका था ना, इसी को कहा गया अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो पेपर में नमवा बदल देगा, कहेगा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तो पावलाव ने। इसी को अनुबंधन का सिद्धांत कहा गया, तो भी पावलाव। इसी को क्लासिकी का सिद्धांत कहा गया, तो भी पावलाव। इसी को संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत कहा गया, तो भी पावलाव। याद रखना, क्योंकि पेपर में नाम बदलेगा। जो व्यक्ति केवल रट कर चला गया, हाँ भाई अनुबंधन का सिद्धांत पावलाव ने दिया, पेपर वाले ने कह दिया चलो बताओ कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तो गुरु वो हो जाओगा पावलाव का। आओ आगे चलो बताओ, शास्त्रीय अनुबंधन के जनक कौन थे, कोहलर, पावलाव, स्किनर। कॉन्सेप्ट भी करते जाओ कम समय में और साथ में कंटेंट भी ढेर सारा ग्रहण करते जाओ। बताओ साथी क्या उत्तर होगा। तो यही दोस्तों, इसी पावलाव के सिद्धांत को ही शास्त्रीय अनुबंधन कहा गया। इसको आप भूलोगे थोड़ी ना। अच्छा, गुथरी के बारे में आपको शायद नहीं पता है, गुथरी से एक ही प्रश्न पेपर में आता है। एक तो पूछेगा कि व्यवहारवादी कौन थे, तो गुथरी व्यवहारवादी भी थे। और इन्होंने पूछे पेपर में तो ऐसे पूछता है कि वो कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिन्होंने अधिगम में निरर्थक शब्दों का प्रयोग, जिन्होंने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। तो वो कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिन्होंने साथियों पुरस्कार को महत्व ही नहीं दिया। तो साथियों उनका नाम था गुथरी। वैसे भी जो बड़े गुथे हुए लोग होते हैं ना, जिनकी बुद्धि बहुत गूढ़ होती है, जो बड़े प्रवीण लोग होते हैं साथी, वो पुरस्कार में बिलीव नहीं करते हैं। तो ऐसे में प्यारे साथियों, इसका अगर पेपर में आए कि वो कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिन्होंने पुरस्कार पे महत्व नहीं दिया, तो वो गुथरी थे। आगे, स्किनर के सिद्धांत का नाम क्या है, तो आपको पता है सूझ का सिद्धांत तो कोहलर ने दिया था। क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया था, कुर्ट लेविन ने। अब देखो साथियों, कुर्ट लेविन ने क्या कहा था, कुर्ट लेविन ने कहा कि गुरु पढ़ाई लिखाई करने के लिए, कुछ सीखने के लिए वातावरण बहुत मैटर करता है। अब पता चले कि आपको लर्निंग करने के लिए ऐसा वातावरण दे दिया गया जहाँ बहुत शोर शराबा है, तो वहाँ तो आपका मन ही नहीं लगेगा। तो इसीलिए कहा गया कि लर्निंग करने के लिए क्षेत्र बहुत मैटर करता है। बाकी क्रिया प्रसूत का जनक कौन थे, स्किनर थे। अब जो लोग पुनर्बलन कह रहे हो, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा दोस्त, एक चीज़ जान लो, अगर पेपर में पूछे कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, तो उत्तर क्या होगा पता है, पुनर्बलन का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम है क्लार्क एल हल। लेकिन पुनर्बलन शब्द पे जोर किसने दिया, स्किनर ने। इस बात को समझो, इन्होंने सिद्धांत थोड़ी दिया था, ये तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के जनक हैं। आपको तो स्किनर के बारे में पता है, अब इतना समय नहीं बचा है कि पूरे स्किनर के बारे में चर्चा करूं। बस एक लाइन में जान लो कि स्किनर ने चूहे पे प्रयोग किया था। स्किनर का ऐसा कहना था कि वो चूहा जिसको खाना जब तक मिला तब तक पिंजड़े में बंद रहा, जिस दिन खाना नहीं मिला वो भाग गया। स्किनर का साफ साफ कहना था साथियों, एक बच्चा हमारा रोज इंतजार करता है क्योंकि हम उसके लिए खाना लेकर आते हैं। बच्चा अब हमारा इंतजार नहीं करता क्योंकि हम उसके लिए खाना लेकर नहीं आ रहे। जाहिर सी बात है, वही बात है साथी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कोहलर का अधिगम का सिद्धांत किस पे आधारित है। देखो क्वेश्चन तो बहाना है, बाकी मुझे आपको याद कराना है। कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था। अब गुरु सूझ के सिद्धांत की दोस्तों कई नाम हैं, आपको पता,
कि कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। क्या किया? एक कमरे के अंदर इस चिंपैंजी को लेकर गए और जहां पर आपके कमरे में ऊपर पंखा टंगा हुआ है वहां पर इन्होंने केले का गुच्छा लटका दिया। अब वो चिंपैंजी जो है, वो जो बनमानुस है चिंपैंजी है, उस केले को पाने के लिए बार बार उछल कूद कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि उसको मिल नहीं रहा था। अचानक उस चिंपैंजी को सूझ आता है कि इस कमरे के अंदर एक डंडा रखा हुआ है, लाठी, छड़ी रखी है। उस छड़ी को हाथ में लेकर कूद कर वो मारा तो केले का गुच्छा नीचे गिर गया। यहीं से कोहलर ने साबित किया, देखो सूझ कोहलर को नहीं आया था, सूझ उस सुल्तान नामक चिंपैंजी को आया था। कोहलर ने यह कहा कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए सूझ भी तभी आएगा जब वह समस्या पूर्ण रूप से सामने उपलब्ध हो। जैसे आप लोग एग्जाम हॉल में पेपर देने जाते हो, कई बार एक आध क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन फंस जाता है, वो याद ही नहीं आता है और आप सोचते हो, अचानक याद आ जाता है, तो इसी को कहते हैं सूझ। लेकिन याद भी तभी आएगा जब वो क्वेश्चन सामने उपलब्ध हो। अब इसी सिद्धांत के कई नाम हैं। अब जो लोग केवल ये सोचते हैं सर जी टिक करवा के आगे चलो, तो वो लोग तो केवल सूझ के सिद्धांत ही नाम जानते हैं। इसका कई नाम है। इसको सूझ का सिद्धांत कहते हैं, इसी को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं, इसी को समग्रवाद का सिद्धांत कहते हैं, इसी को पूर्णवाद कहते हैं, इसी को अवयवीवाद कहते हैं, इसी को गेस्टाल्टवाद भी कहते हैं। तो गुरु नमवा जब बदले ना तो तुम नहीं फंसोगे, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, क्योंकि आपके रग रग में ये बात बसा है कि हमें हर हाल में जीतना है। बाकी अनुकरण नकल की बात तो स्किनर करते हैं साथी, ये बात तो आपको पता ही है। प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ चलो। दोस्तों, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? साथियों, व्यवहारवाद का जनक माना जाता है वाटसन को। और वाटसन से आपके पेपर में, दोस्तों आपके पेपर में 3-4 पॉइंट आएगा। जैसे व्यवहारवाद के जनक कौन थे? वाटसन। एसओआर के जनक कौन थे? एसओआर के जनक भी दोस्तों कौन थे? वाटसन ही थे। और वाटसन की एक परिभाषा है, जरूर याद कर लो, कि किसने कहा था कि तुम मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहूं चोर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बना सकता हूं। ये बतिया किसने कहा था? साथी, ये बात कहा था, सबको ये बात विदित है और ये बात हर व्यक्ति साथी जानता है। निश्चित रूप से ये बात आप सबको पता है। साथियों, निश्चित रूप से आप इस बात को ध्यान देना। और एसओआर के जनक तो थे ये, एसओआर के प्रस्तावक भी हैं। तो ये यूपी टेट के प्राण हैं भैया। लोग क्यों गलत करते हैं पता है? लाख पढ़ने के बाद भी पेपर में ये उत्तर क्यों गलत होता है? क्योंकि ढंग से नहीं पढ़ा। देखो, एसओआर का जनक भी वाटसन थे, एसओआर के प्रस्तावक भी वाटसन थे, लेकिन अगर प्रतिपादक कहा जाए तो एसओआर के प्रतिपादक वुडवर्थ थे। अब देखो, पूरी थ्योरी में पढ़ा चुका हूं एसओआर के बारे में, तो मैं आज इस पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि टाइम बर्बाद हो जाएगा। और बाकी इनकी परिभाषा तो आपको याद ही है। अगले क्वेश्चन पे मैं चलूंगा। आ जाओ। टीएटी परीक्षण का पूरा नाम क्या है? पहली बात, टीएटी परीक्षण क्या है? दोस्तों, जो टीएटी परीक्षण होता है, ये सामने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापने का एक तरीका होता है। जिस व्यक्ति की उम्र 18 या 18 के ऊपर है, उनके व्यक्तित्व को जानने का एक तरीका होता है टीएटी परीक्षण। टीईटी नहीं है, टीएटी, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। अंग्रेजी में इसका फुल फॉर्म पूछा गया है तो इसको कहते हैं थीमेटिक एपरसेशन टेस्ट। क्या कहते हैं? थीमेटिक एपरसेशन टेस्ट। इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है साथियों मुरे और मॉर्गन, जिसके अंदर किसी व्यक्ति के सामने 31 कार्ड रखा जाएगा, कागज का 31 कार्ड रखा जाएगा। उनमें से एक कार्ड अपनी इच्छा से आपको उठाने को कहा जाएगा। उस एक कार्ड में कुछ बातें लिखी होती हैं, जिसमें आपको 5 मिनट के अंदर उस पर एक कहानी आपको लिखनी होती है। यही था आपके टीएटी परीक्षण का दोस्तों बताने का तरीका। ठीक है, जो आपके व्यक्तित्व को गुरु मापता है ना।
आगे इसी प्रकार सीएटी परीक्षण के बारे में जान लो। सीएटी परीक्षण भी दोस्तों व्यक्तित्व ही मापता है, लेकिन ये दोस्तों बालक के व्यक्तित्व को मापता है। किसके? छोटे बच्चों की पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को मापने के लिए होता है। और इसके जनक कौन थे? बा से बालक और बा से बेलक। तो लियोपोल्ड बेलक सीएटी परीक्षण के जनक थे। सीएटी परीक्षण का फुल फॉर्म क्या होता है? चाइल्ड एपरसेशन टेस्ट। चाइल्ड एपरसेशन टेस्ट, और इसको हिंदी में कहते हैं बाल अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है ना, आगे चलते हैं। सीएटी का प्रयोग मुख्य रूप से किसके मापन के लिए किया जाता है? बताओ साथी। सीएटी परीक्षण का प्रयोग मुख्य तौर पे किसके मापन के लिए किया जाता है? मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा दोस्त अपनी बात को रखेगा। देखो, बुद्धि को मापने के कई तरीके हैं। अभी अभी पढ़ाया कि व्यक्तित्व को मापने के लिए सीएटी परीक्षण होता है ना। सृजनात्मकता के जनक कौन थे? सृजनात्मकता के जनक टॉरेंस थे। कौन थे? टॉरेंस थे। सृजनात्मकता के चरण किसने दिए थे? कमेंट में बताओ सारे लोग। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करें, और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि इसी क्लास पर आपको 2 जुलाई के बाद 3 जुलाई से सीटेट की क्लास भी इसी टाइम पर मिलेगा। क्योंकि 3 जुलाई से इसी टाइम पर रात को 9:15 पर आपको मिलेगा सीटेट की क्लास। चलो साथी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आओ, वृद्धि का मुख्यतः किससे संबंध होता है? दोस्तों, वृद्धि क्या होता है भैया? मैंने कहा 2 शब्द होता है, एक विकास है, एक वृद्धि है। तुम पहले बात को समझो, विकास क्या होता है और वृद्धि क्या होता है। तुम्हारे नज़र में विकास का बहुत सारा मतलब है, लेकिन मैं आपको कुछ समझाने वाला हूं। दोस्तों, विकास जिंदगी में केवल एक बार होता है। अब तुम कहोगे मास्टर क्या पढ़ा रहा है, तू अब गलती बता रहा है। पर बात को समझो गुरु, हमको सब पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। वो जो तुम सोच रहे हो विकास के वो पैमाने हैं, उसके कई पैमाने हो सकते हैं, लेकिन विकास जिंदगी में केवल एक बार होता है। क्योंकि बच्चा जिंदगी में बोलना एक बार सीखता है, इसको विकास कहते हैं। लेकिन दिन प्रतिदिन जो उसका नॉलेज बढ़ रहा है, शब्द भंडार बढ़ रहा है, उसको वृद्धि कहते हैं। यानी भगवान ने आपको आंख, नाक, कान, हाथ, पैर दिया, इसको विकास कहते हैं। लेकिन हाथ, पैर और इसकी जो लंबाई बढ़ती है, वृद्धि है। यानी विकास में वृद्धि समा जाएगा। बात समझे? विकास में वृद्धि समा जाएगा। तो वृद्धि गुणात्मक तो नहीं होता, क्योंकि गुण का संबंध बुद्धि से होता है, और बुद्धि को तुम रसरी लेकर नाप नहीं सकते हो। अरे बुद्धि तुम रस्सी लेकर नापोगे नहीं। सामाजिक परिवर्तन, देखो सामाजिक परिवर्तन आपके व्यवहार से होता है, व्यवहार का संबंध बुद्धि से होता है, तो इसको भी नहीं नाप सकते। भावनाओं का मतलब होता है आपका विचार, विचार मतलब दिमाग, दिमाग को तुम रस्सी लेकर नहीं नापोगे। लेकिन परिमाण, जैसे आपके शरीर का वजन, आपके हाथ का भार, लंबाई, चौड़ाई, इसको नापा जा सकता है। तो गुरु, वृद्धि मात्रात्मक होती है, लेकिन विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। गुणात्मक इसलिए क्योंकि विकास में बुद्धि है और विकास में हाथ पैर भी है, तो मात्रात्मक और गुणात्मक विकास दोनों होता है। अगर क्वेश्चन बहुत कठिन आ जाए ना, इतना तैयार कर दिया हूं आपको कि दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको उजाड़ दे, हर हाल में पास होकर लौटोगे आप। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन, विकास का संबंध देखो, फिर वही बात, केवल केवल काट दो, गुणात्मक और परिमाणात्मक सही है। साथियों, विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? असतत, निरंतर, अचानक, अनिश्चित। बताओ, अब बताओ साथी। अब देखो, प्रक्रिया जब कहे तो विकास का ये पैमानों से संबंध होता है। जब प्रक्रिया की बात करें तो ये पैमाना होता है। तो विकास के कई पैमाने हैं भाई, विकास के कई पैमाने हैं। सामाजिक विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है, दिमागी विकास होता है, रचनात्मक विकास होता है, मौलिक विकास होता है, बहुत तरह के विकास हैं। तो गुरु, विकास निरंतर, विकास के पैमाने अलग हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे, विकास सिर से पैर की ओर होता है
ये सिद्धांत क्या कहलाता है? मैंने कहा जब विकास सिर से पैर की ओर हो तो इसको सिफेलो काउडल कहते हैं, या इसी को हिंदी में शीर्षगामी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? शीर्षगामी। लेकिन तुम इस फेर में मत रहना कि पेपर में ये बात हिंदी में लिखा रहे। कई बार वो दौर पेपर में आया है जब विकल्प में ही जहाँ सिफेलो काउडल लिखा है ना, अंग्रेजी में भी सिफेलो काउडल लिखा रहता है और हिंदी में भी सिफेलो काउडल ही लिखा रहता है। तो ये गलती भूल से भूल कर पेपर में ना हो जाए, इसलिए गुरु इस बात का ध्यान दीजिएगा, है ना। हाँ, और ये जो प्रॉक्सिमो डिस्टल लिखा है इसका मतलब होता है अधोगामी। तो अधोगामी विकास वो विकास होता है जहाँ पे शरीर का विकास बीच से बाहर की ओर हो, है ना, केंद्र से बाहर की ओर। वो मैं पढ़ाया हूँ आपको। आगे साथियों, ये सूचना उन भाइयों, उन दोस्तों के लिए जिनका अभी तक यूपी टेट में कोई तैयारी नहीं है और समझ नहीं आ रहा है कि सर जी कैसे पास करूं पहली बार में। तो प्यारे साथियों, यूपी टेट पास करने के लिए मेरी 2 सलाह है और मान लिया तो ज़िंदगी बदल जाएगी। पहली सलाह कि भैया 5-5 घंटे 7-7 घंटे के मैराथन यूट्यूब पर मत देखो, क्योंकि इससे क्या होगा कि पास होगे कि नहीं होगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन याद एक को नहीं होगा, मन भले संतुष्ट हो जाए, और याद नहीं होगा तो फिर बात बनेगा नहीं। दूसरी बात, बहुत सारी किताबें मत इकट्ठा करो, इससे भी बात बिगड़ेगा। सीधी सी बात है, यूपी टीईटी का पैटर्न पकड़ लो, अभी भी समय है 15 दिन का। 2011 से लेकर 22 तक के प्रश्नों का पैटर्न देख लो कि 90% क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है, और वो टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ। इसके लिए आपको ये 200 पेज का एक प्रीमियम नोट्स आपको पढ़ना है। 200 पेज के अंदर मैं सारे सब्जेक्ट समाहित कर दिया हूँ, कॉन्सेप्ट भी है, क्वेश्चन भी है। 200 पेज का मतलब होता है 100 पन्ना। अगर 1 घंटे भी लग कर चलोगे ना तो गुरु आप 1 हफ्ते में कवर कर दोगे 10 दिन में, और 2-2 घंटे कर दिया तो 4-5 दिन में कहानी खत्म है। और अब देखो एक बात और बता दूं, साथ ही इसको पढ़कर टॉपर नहीं बनोगे, लेकिन 105 110 आराम से कर जाओगे, ये मेरा वादा है आपको। साथियों कैसे मिलेगा? नीचे नंबर है 9653050981 पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। आओ दोस्त आगे चलते हैं। निकट से दूर का विकास क्या कहलाता है? दोस्तों, वो शरीर का कौन सा अंग है जो ना निकट है ना पास है? तो गुरु कहोगे सर पेट है। पेट होता है बीच में। जब विकास बीच से बाहर की ओर हो, यानी केंद्र से बाहर की ओर हो, इसी को प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। हिंदी में इसी को कहते हैं अधोगामी विकास का सिद्धांत। क्या कहते हैं? इसी को हिंदी में कहा जाता है दोस्तों अधोगामी। अधोगामी अगर कहता, पेपर में अगर ऐसे पूछे कि अधोगामी विकास का सिद्धांत किस बात की व्याख्या करता है, तो कहोगे गुरुजी बताए थे अधोगामी मतलब आधा, शरीर का आधा भाग हमारा पेट होता है, पेट बीच में केंद्र होता है, यानी पेट का बीच भाग मतलब केंद्र, केंद्र से बाहर की ओर विकास हो रहा है। इसका मतलब इसको कहते हैं अंग्रेजी में प्रॉक्सिमो डिस्टल लिखा है, क्योंकि मैं आपको तैयार कर रहा हूँ कि कहीं वो पेपर में भी प्रॉक्सिमो डिस्टल ना लिख दे। आगे सीखने का